हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आइए अब हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझते हैं। ये नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। एक बार क्या हुआ कि प्लेग फैल गया इंग्लैंड में, और प्लेग के वजह से हुआ ये कि न्यूटन उस समय एक स्टूडेंट थे, वो अपने घर पर आ गए। और घर पर आ गए, वो अपने बगीचे में बैठे हुए थे, ठीक है। तभी एक जो सेब है, एक एप्पल है, वो न्यूटन के ऊपर गिरता है। तो न्यूटन सोचते हैं कि आखिर ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं चला जाता है, वो दाएं या बाएं क्यों नहीं चला जाता है। जब उन्होंने इसमें घोर मंथन किया, सोचा, तो उन्होंने एक नियम दे दिया, और उसी नियम को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है। तो न्यूटन ने जो नियम दिया वो कुछ इस प्रकार से, उसका दो हिस्सा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले उन्होंने कहा दो बिंदु द्रव्यमान को लिया, ठीक है। समझ में आ गया। यहां पर आप देख सकते हैं एक बिंदु द्रव्यमान हमारा m1 है, और दूसरा जो हमारा बिंदु द्रव्यमान है वो हमारा m2 है। दोनों द्रव्यमानों के बीच में कुछ दूरी है। मान लेते हैं ये दोनों जो द्रव्यमान है, इनके बीच की जो दूरी है वो r के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो ये दोनों द्रव्यमान जो है एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। तो ये दोनों द्रव्यमान एक दूसरे के ऊपर जो बल लगा रहे हैं वो आकर्षण बल है, ठीक है। समझ में आ गया। और वो बल जो है न्यूटन के तीसरे नियम का भी अनुसरण करता है। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। क्रिया है ये, तो ये वाला बल प्रतिक्रिया है। ये हम लोगों ने समझ लिया। तो जो बल है देखेंगे तो उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल दो बिंदु द्रव्यमान, यहां पर दो बिंदु क्या है हमारा, दो बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाला बल, दो बिंदु द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी कि जो F है, वो क्या हो जाएगा, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होंगे। मतलब F जो है समानुपाती होगा किसके, m1 गुने m2 के। ये समझ में आ गया। बल और जो बल है, बल दोनों द्रव्यमान, यहां पर दोनों द्रव्यमान है, तो बल दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी का, दूरी के वर्ग के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ठीक है। ये दोनों के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। यानी कि यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा कि दोनों द्रव्यमान की जो बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो दूरी के दोनों के बीच में जो दूरी है वो स्मॉल r के बराबर है। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि जो बल होगा वो क्या होगा, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो
आ गया। दोनों को यदि हम एक साथ लिख देंगे, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं एक तथा दो से, एक तथा दो से, एक और दो से। ठीक है, समझ में आ गया। हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए एफ क्या है, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है और दोनों द्रव्यमानों के बीच के जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, एक नियतांक लगाएंगे। ठीक है जी, ठीक है, और उस नियतांक को हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिया, बस ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, और उसका ये सूत्र हो गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी क्या है, जी एक नियतांक है। ठीक है, ये एक नियतांक है, इसका मान जो है वो ना तो m1 पर निर्भर होगा, ना m2 पर, ना दोनों के बीच के दूरी पर निर्भर होगा। ठीक है, तो जी क्या है, एक नियतांक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जी एक नियतांक है, एक नियतांक है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, जी एक नियतांक है, इसका एक मान होता है। तो सबसे पहले इसका एसआई मात्रक के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका एसआई मात्रक के बारे में तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होगा, ये एफ गुने आर स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एफ गुने आर स्क्वायर जी m1 m2। तो जी का जो मान रखेंगे वो कितना होगा, एफ आर स्क्वायर बटा m1 गुने m2। बस इसको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए इसका जो एसआई मात्रक होगा वो कितना होगा, एफ का क्या होगा, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर बटा ये केजी गुने केजी, केजी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। यही जी का क्या हो गया, हमारा एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ये हम लोगों ने एसआई मात्रक लिख लिया है। चलिए अब हम लोग, यदि हम लोग इसके जी के विमीय सूत्र के बारे में बात करें तो देखिए क्या होता है, जी का विमीय सूत्र, समझिए इस बात को, विमीय सूत्र ये क्या होता है। तो हम लोगों को पता है, यदि हम लोगों को एसआई मात्रक मिल जाए तो हम लोग इसे विमीय सूत्र में बड़ी आराम से परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा क्या है, केजी का वर्ग कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एसआई मात्रक में हम लोग न्यूटन हम लोग जानते हैं बल का सूत्र होता है, और बल का विमीय सूत्र क्या होगा, न्यूटन का m l t का घात -2। अब देखिए ये क्या है, मीटर है, मीटर का मतलब विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा l का घात 2, और ये क्या है, केजी का वर्ग है। ठीक है, केजी मतलब ये क्या है, द्रव्यमान है, तो m गुने m का वर्ग हम लोग कर देते हैं। ठीक है, कट कर दिया, यहाँ पर m से m ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखेंगे m का घात 1 है, ऊपर गया तो m का घात कितना हो गया, -1, l का घात क्यूब और t का घात -2। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग जी का क्या हो गया, हमारा विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अब आइए सबसे पहले कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करें। पहले मिटाते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हमारे पास जो है दो द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान को देखेंगे, इसका जो द्रव्यमान है वो 1 केजी के बराबर है और इसका जो द्रव्यमान है वो 2 केजी के बराबर है। दोनों द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर के बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया, 1 मीटर के बराबर है। तो क्या दोनों द्रव्यमानों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा क्या, तो जवाब है हाँ, दोनों द्रव्यमानों पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। मान लेते हैं ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा, ये F हो गया। तो F कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे क्या होता है सूत्र, G m1 m2 बटे r का वर्ग कर देते। ठीक, समझ में आ गया। तो यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, तो G हो जाएगा m1 कितना है, 1 केजी है, तो लिख देंगे m1, m2 कितना है
2 kg है, लिख देंगे। r दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर के बराबर है। तो क्या करेंगे, 1 मीटर का वर्ग कर देंगे, यही क्या हो जाएगा हमारा g, ये क्या हो जाएगा 2 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। 1 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 2g जो है दोनों के बीच में क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर g का मान तो हमें पता है 6.67 गुने 10 का घात -11। ठीक, ये नंबर जो है, ये संख्या जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है। इस संख्या को मतलब यदि आप देखने जाइएगा, जैसे एक एक्चुअल में क्या है, ये 10 का घात क्या है -11 है, तो इसके घात को आप ध्यान से देखिए, 2 गुने 6.67 और ये नीचे आएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा, धनात्मक। समझ में आ गया। अब देखिए, मान लेते हैं 1 बटा यदि हम लोग 10 करते हैं, ठीक, तो यानी कि 1 को हम लोगों ने कितने भागों में बांट दिया, 10 लोगों में हमको बांटना। 1 बटा 100 यानी कि 10 का घात 2, तो यानी कि 1 को 100 लोगों में बांट देना है। ठीक, 1 रुपया मान लीजिए। 3 मतलब 1 को 1000 लोगों में बांटना है। 4 हो जाएगा तो 10,000 लोगों में बांटना है। 5 हो जाएगा तो 1 को 1 लाख में बांट देना है। ठीक, यहां पर कितना है, नीचे में 0, नीचे में 0 जो है वो 11 है। तो आप देख सकते हैं कि इतने भागों में कितना है, इन दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13, 6 दूना 12, 1 13, ठीक, बटा 10 का घात 11। मतलब इसको कई लाखों लाखों करोड़ में इसको 13.34 को आपको बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बल होगा वो कितना छोटा होगा ना। ठीक, 1 को यदि केवल 5 जीरो लग रहा है तो 1 को हम लोग 1 लाख में लोगों में बांट रहे हैं, तो कितना छोटा हो जा रहा है। 11 जीरो लगेगा तो कितना छोटा वो संख्या आएगा, समझिए कि मतलब उसको 1 को कितने छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बांटना पड़ेगा। तो ये जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, क्योंकि इसमें 10 का घात 11 से भाग लगा हुआ है। इसीलिए दो वस्तुओं के बीच में जो लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ना के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रही, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, ना के बराबर, वो नेग्लिजिबल है। समझ में आ, वो नेग्लिजिबल गुरुत्वाकर्षण बल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, आइए अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक वस्तु है। ठीक, इस वस्तु का द्रव्यमान है, मान लेते हैं इस वस्तु का द्रव्यमान m है। ठीक, अब इस वस्तु का रेडियस जो है वो कितना है, r1 है, m1 है, r1 है। ठीक, अब हमारे पास कोई दूसरा वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान जो है वो m2 है और इसका जो रेडियस है वो r2 है। ठीक, समझ में आ गई। ये दोनों वस्तु हमारे सामने दिया गया है। तो क्या ये दोनों वस्तु आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो जवाब है हाँ, ये दोनों वस्तु आपस में गुरुत्वाकर्षण बल लगाएंगे। और ये गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोगों को ये बात मालूम है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो 2 बिंदु द्रव्यमानों के लिए लगता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इसके सारे मास को मान लेते हैं, ये O है और O डैश है। तो इस पूरे द्रव्यमान के जितने भी मास है उसको हम लोग कहां पर कंसंट्रेट कर देंगे, O पर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, M1 लिखा और ये हमारा O बिंदु हो गया। सारे जो द्रव्यमान है उसको बिंदु आवेश पर हम लोग पहले लाएंगे। ठीक है, अब ये O बिंदु पर ला दिया। अब ये क्या है, O डैश है, तो M2 के जितने भी द्रव्यमान है उसको इस बिंदु आवेश O डैश पर लेके आए, तो ये O डैश हो गया। ठीक है, ये O डैश हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब O और O डैश के बीच की जो दूरी है, यदि आपसे कोई पूछ लेगा कि ये बीच की दूरी कितनी है, R1 जोड़ R2। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका बीच का दूरी है R1 जोड़ R2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दूरी होगी दोनों के बीच की, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा क्या, तो जवाब है हाँ।
दोनों में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब ये दोनों के दोनों जो है वो बिंदु द्रव्यमान हो गए, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल दोनों में लगेगा, कितना लगेगा देखिए, ये इसको अपने तरफ खींचेगा, ठीक है, एफ से, और ये इसको अपने तरफ खींचेगा एफ से। तो अब ये एफ कितना होगा, तो क्या होता है जी दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल कितना हो जाएगा, m1 गुने m2, और दोनों द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, r1 जोड़ r2। तो हम लोग क्या करेंगे, r1 जोड़ r2 का हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक है, समझ में आना। ये दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। सबसे पहले आपको बिंदु द्रव्यमान बनाना होगा, उसके सारे जितना भी इसका द्रव्यमान है, ठीक है, मान लेते हैं गोला है, जितना द्रव्यमान है उसके बिंदु पर हम लोग एक बिंदु पर हम लोग लेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि यदि आप इसको बिंदु पर नहीं लीजिएगा तो इन दोनों गोले के बीच की दूरी यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताइएगा, कहां से लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जो दूरी होती है वो निश्चित कब होगी, जब वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, ठीक है, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की यदि दूरी होगी तो वही दूरी आप लोग की निश्चित दूरी होगी, और वो दूरी जो है आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गोले हैं तो सबसे पहले गोला को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु द्रव्यमान उसको बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम लोग जो है वो सूत्र जो है वो लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसे मिटाते हैं। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम हम लोग जानेंगे, लेकिन अब उसका जो रूप होगा सदिश के रूप में, तो सदिश के रूप में हम लोग इसको समझते हैं, सदिश के रूप में। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास दो द्रव्यमान है, ये हमारे पास द्रव्यमान है m1, ये द्रव्यमान है हमारे पास m2। दोनों द्रव्यमानों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, r दिया गया है, ठीक है, समझ में आ गया, ये दिया गया है। अब दोनों द्रव्यमानों के ऊपर जो बल लगेगा, मान लेते हैं इस पर बल लगेगा, तो क्या लगेगा F21, ठीक है, समझ में आ गया। इस पर भी बल लगेगा, क्या लगेगा F12, दोनों पर बल लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों के ऊपर तो बल इतना ही लग रहा है। चलिए आइए हम लोग काम करते, सबसे पहले ये एक सदिश ले लेते हैं आर कैप, इस डायरेक्शन में, ठीक, समझ में आया, इसी डायरेक्शन में आर कैप एक सदिश। तो सबसे पहले ये क्या लग गया है F12, यानी कि किस पर बल लगा है, द्रव्यमान एक पर, किसके वजह से, दो के वजह से, तो F12, ठीक है, समझ में आ गया। कैसे हम लोग निकालेंगे, G m1 गुने m2, m1 गुने m2 बटा क्या कर देंगे, दोनों के बीच की जो दूरी है उसका हम लोग वर्ग कर देंगे, तो r स्क्वायर, ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर ये तो दोनों के बीच में लगने वाला बल का परिमाण है, हमको इसको सदिश के रूप में लिखना है, तो ये तो द्रव्यमान हम लोगों ने इसके परिमाण को लिख दिया है। अब हम F12 के ओर एक सदिश, इकाई सदिश को हम लोग लाएंगे, तो वो इकाई सदिश क्या है, r कैप है। F12 और r कैप दोनों का दिशा जो है वो समान है, तो क्या हो जाएगा r कैप हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा F12 है। अब आइए हम लोग पढ़ते F21 को, F21 को। तो सबसे पहले परिमाण देखिए, परिमाण कितना है, Gm1 m2 बटा r का वर्ग, ठीक, ये तो हम लोगों ने परिमाण, जो F12 का परिमाण होगा वही F21 का भी परिमाण होगा। बल किस पर लग रहा है, दूसरे वाले पर, और किसके वजह से, दूसरे वाले 2 मतलब दूसरे वाले पर लग रहा है, किसके वजह से, एक के वजह से। तो F21 को हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए F21 का दिशा इधर है और r कैप का दिशा इधर है, दोनों का दिशा विपरीत है, तो यदि हम लोग माइनस r कैप कर देंगे, ठीक है, माइनस r कैप, तो दोनों का दिशा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, माइनस r कैप, ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है।
तो ये हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, सदिश के रूप में हम लोगों ने इसे लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना है। अब एक और बात आप लोग समझ लीजिए, जैसे पृथ्वी है, तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। ठीक है, पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी जो है किसी वस्तु पर मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है 1 किलोग्राम का। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो आप लोगों को जानकारी के लिए हम लोग बता देते हैं, वो कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, समझ में आइए, ये पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। अब 1 kg का एक द्रव्यमान है जो पृथ्वी के ऊपर रखा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या करेगा, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान होता है और 1 kg के पास भी द्रव्यमान है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा F बल से, और ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा F बल से। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है वो पृथ्वी के जस्ट जो है वो सतह पर ही है। ठीक है, तो सतह पर ही है, तो F बल इसने भी इस पर लगा दिया, और पृथ्वी पर ये क्या लगाएगा, वो F बल ही लगाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप देखते हैं कि जो वस्तु है, मान लेते हैं ये वस्तु है, ये हमेशा जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, समझ में आ गई, वस्तु जो है वो नीचे की तरफ क्या हो रहा है, गिर रहा है। इस बात को आपको समझना होगा। लेकिन पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर भी बल लग रहा है, तो पृथ्वी ऊपर की तरफ क्यों नहीं आ जा रही है, ये वस्तु ही नीचे की तरफ क्यों आ जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, जो त्वरण होता है, त्वरण को आप लोग समझेंगे तो त्वरण बराबर क्या होता है हमें पता है, F बराबर m गुने a, यही होता है। ठीक है, द्रव्यमान में त्वरण से हम लोग गुना कर देते हैं तो हमें बल निकल जाता है। तो यदि हम लोग a के बारे में बात करें तो a बराबर कितना हो जाएगा, F/m। ठीक, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो समझिए इस बात को, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो द्रव्यमान जो पृथ्वी का है 10⁻24 है, 6 × 10⁻24 है, बहुत ज्यादा पृथ्वी का द्रव्यमान है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि ये वस्तु जो है वो नीचे, और ये वस्तु का त्वरण जो है होगा वो, मतलब पृथ्वी के त्वरण से बहुत ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो त्वरण कम होगा, लेकिन इस वस्तु का द्रव्यमान उतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इस वस्तु का त्वरण होगा, ये नीचे आते हुए आपको दिखाई देता है। पृथ्वी जो है ऊपर आते हुए नहीं दिखाई देती है, क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा होने की वजह से त्वरण जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, बस यही होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना है। उम्मीद करते हैं आज इतना ही बस।